मुंबई की चकाचौंध भरी रात अचानक सनसनी में बदल गई जब खबर आई कि देश की सबसे बड़ी कारोबारी हस्ती के घर पर ईडी की टीम ने धावा बोला है। आलीशान दीवारों के भीतर जहां आमतौर पर सिर्फ चमक, शान और सुरक्षा की परतें दिखाई देती हैं, वहां अचानक सायरनों और सरकारी सीलों की दस्तक गूंज उठी। माना जा रहा है कि छापे के दौरान जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे देश को हिला दिया। शुरुआती आंकड़े ही इतने चौंकाने वाले थे कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुप्त तहखानों और बेशकीमती लॉकरों से रकम का पहाड़ निकलता गया। रकम इतनी थी कि गिनने में मशीनें भी बार बार रुक गईं। लेकिन असली सवाल यह है कि यह सब कैसे और कब हुआ। जिस नाम को अब तक ताकत और वैभव का प्रतीक माना जाता था, क्या अब वही नाम विवादों के सबसे बड़े भंवर में घिर चुका है? लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या ये मामला देश की सबसे बड़ी आर्थिक गुत्थियों में से एक साबित होगा, या फिर हर बार की तरह यह भी रहस्यों के जाल में दबकर रह जाएगा? सच क्या है, यह आने वाले वक्त में साफ होगा, मगर अभी तो पूरा देश इसी सनसनी पर थमा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई आम सरकारी दफ्तर नहीं है। ये वही ताकतवर एजेंसी है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन तक हिल जाते हैं। वजह, ईडी के पास है सर्च एंड सीज की वो पावर जिससे किसी भी इकोनॉमिक क्राइम, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तह तक पहुंचा जा सकता है। अब आते हैं इस मामले पर। कहानी शुरू होती है सीबीआई से। सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अपने हाथ में ले ली। जांच में सामने आया कि रिलायंस अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से करीब 3,000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन ये पैसा जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया। आरोप है कि इसे डाइवर्ट किया गया, बैंक अधिकारियों को रिश्वत दी गई और डॉक्यूमेंट्स तक में हेरफेर की गई। ईडी की रेड में कई अहम डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस मिले हैं, जिनमें लोन अप्रूवल लेटर्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और कई कंपनियों के गुप्त पेपर्स शामिल हैं। दोस्तों, मामला यहीं पर नहीं रुका। असली झटका तब लगा जब 24 जुलाई 2025 को ईडी की टीम ने एक साथ रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर डाली। सोचिए, 50 कंपनियां और 25 से ज्यादा लोग, जिनमें कई टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स भी थे, इस जांच के दायरे में आ गए। यह कार्रवाई दरअसल एक 3,000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड की जांच का हिस्सा थी और इसी केस के सिलसिले में ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त 2025 को पूछताछ के लिए समन भेजा। अब दिलचस्प बात यह है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनियों ने तुरंत बयान जारी करके कहा, इनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी की जांच अब भी जारी है और अगर आरोप साबित हुए तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई तय है। इस पूरी कहानी की जड़ में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत। एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर 373 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और यही नहीं, अनिल अंबानी पर केवल एसबीआई का ही नहीं बल्कि कई बड़े बैंकों का भी भारी कर्ज बकाया है। सालों से ये रकम न तो चुकाई गई और न ही कंपनियों ने कोई क्लियर स्पष्टीकरण दिया। उल्टा आरोप ये है कि बैंकों से लिया गया पैसा गलत कामों और संदिग्ध निवेशों में लगाया गया। यानी मामला सिर्फ एक बैंक का नहीं है बल्कि कई बैंकों, कई कंपनियों और हजारों करोड़ों का है। और यही इस केस को इतना बड़ा और संवेदनशील बना देता है। साल 2020 में ही एसबीआई ने खुलकर रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त इसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। फिर मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस प्रक्रिया को दोबारा किया जाए। नतीजा, जुलाई 2024 में अकाउंट को फिर से फ्रॉड घोषित किया गया। जून 2025 आते आते एसबीआई ने ये पूरी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी और साथ ही सीबीआई में औपचारिक शिकायत भी कर दी। इसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो सीबीआई की टीमें सीधे आरकॉम के दफ्तरों और अनिल अंबानी के घर तक जा पहुंची। 23 अगस्त की सुबह ठीक 7 बजे मुंबई के कफ परेड इलाके में स्थित उनके आलीशान घर सी विंड पर सीबीआई ने रेड डाल दी और यहीं से तस्वीर और भी साफ हो गई। जांच एजेंसी के मुताबिक अनिल अंबानी और उनकी कंपनी पर अब आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप हैं। अब जाहिर है
इस पर प्रतिक्रिया आनी ही थी। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, ये केस दरअसल 10 साल पुराने मामलों से जुड़ा है। उस वक्त अंबानी कंपनी में सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। रोजमर्रा के कामकाज से उनका कोई लेना देना नहीं था। यानी साफ तौर पर उन्हें बचाने की कोशिश की गई। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि अंबानी सभी आरोपों को सिरे से नकारते हैं और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है और सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि छापेमारी का ये सिलसिला सिर्फ बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं रहा। अब ये दायरा इंजीनियरों से लेकर नेताओं तक फैल चुका है। यहां तक कि कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र, जो कर्नाटक से आते हैं, वो भी अब ईडी की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। यानी ये मामला सिर्फ एक कॉरपोरेट स्कैम नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा है जिसकी जड़ें राजनीति, बिजनेस और पावर तीनों में गहराई तक फैली हुई हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब नाम सामने आया कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र का। ईडी ने उनके खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए थे और इसी केस में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन असली बम तब फूटा जब छानबीन में वो राज सामने आए जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वीरेंद्र ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का पूरा खेल रच रहे थे। इसके लिए उन्होंने दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाई थीं ताकि नकद में आने वाला काला धन वैध कमाई की तरह दिख सके। ईडी की रिपोर्ट बताती है कि ये खेल बहुत ही शातिर तरीके से चलता था। सबसे पहले अलग अलग लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाए जाते, फिर उन भुगतानों को साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर दिया जाता। ज्यादातर लेन देन बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम पर होते और यही पैसा उनके शौकों को पूरा करने में इस्तेमाल होता। लेकिन ये सब यहीं तक सीमित नहीं था। जांच में खुलासा हुआ कि वीरेंद्र के श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में कैसीनो भी चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। सब कुछ दूसरों के नाम से, ताकि असली मुनाफा छुपाया जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौंकाने वाला मामला बिहार से भी सामने आया। यहाँ विनोद राय नाम के एक इंजीनियर का काला सच सामने आया है, जो ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास से करीब 40 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जबकि 20 लाख रुपए जला दिए गए थे। कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि विनोद राय के पास भारी मात्रा में नकदी है, जिसे वह सीतामढ़ी से पटना ले जा रहा है। खबर मिलते ही ईओयू टीम तुरंत अलर्ट हुई और उसके घर पर छापा मारा गया। लेकिन वहां पहुंचने तक वह अधिकतर पैसा कहीं और भेज चुका था। जब ईओयू टीम घर के भीतर जाने लगी तो विनोद की पत्नी ने उन्हें रोक दिया और यह कहते हुए सामने खड़ी हो गई कि वह घर पर अकेली है। चूंकि रात का समय था, टीम ने इंतजार करने का फैसला किया और घर के बाहर ही रुक गई। आधी रात को घर से कागज और नोट जलने की तेज बदबू आने लगी, मानो सबूत मिटाए जा रहे हों। सुबह जब ईओयू टीम घर के अंदर दाखिल हुई तो नजारा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। हर कोने में जली हुई नकदी बिखरी हुई थी। बाथरूम की फर्श पर अधजले नोट पड़े थे। टीम ने तुरंत नगर निगम और एफएसएल विशेषज्ञों को बुलाया और फॉरेंसिक जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये सब विनोद राय और उनकी पत्नी की करतूत थी। उन्होंने कैश जलाकर और बाकी रकम छुपाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश के बावजूद घर से भारी मात्रा में कैश, 100 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति, कई बैंक अकाउंट्स, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री, आभूषण, बीमा पॉलिसियां और निवेश से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए। लेकिन दोस्तों, यहां ये साफ करना बेहद जरूरी है, इन घटनाओं और आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस वीडियो में जिन नामों और घटनाओं का जिक्र है वे केवल मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया और सूत्रों पर आधारित हैं। अभी तक न कोई दोष सिद्ध हुआ है और न ही कोई अंतिम फैसला आया है। इसलिए इस कहानी को सिर्फ जानकारी और चर्चा के उद्देश्य से देखें। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी खबर, हर एक्सक्लूसिव अपडेट और हर इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। धन्यवाद।